हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम लेक्चर डिस्कस जो करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 ऑन द फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के अंदर। हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर सेक्शन 8 डिस्कस कर लिया था। आज सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 9। ये बात करता है रिटेन स्टेटमेंट की। अब प्लेंटिफ की साइड क्लोज हो चुकी है, ठीक है, प्लेंटिफ का पार्ट मुकम्मल हो चुका है। अब जा रहे हैं हम डिफेंडेंट्स की तरफ, जो कि है बात करता है रिटेन स्टेटमेंट की। आइए इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं हम। सबसे पहले इसका हम सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 डिस्कस करते हैं। सब सेक्शन 1 क्या बात करता है? सब सेक्शन 1 बात करता है ऑन द डेट फिक्स्ड अंडर क्लास ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। अंडर सेक्शन ये बात करता है कि अंडर सेक्शन 8 का और जो सबसेक्शन 1 है और उसका क्लास ए है, उसके तहत जो नोटिस इशूड हुए हैं, ठीक है, जो नोटिस इशूड हुए थे, और हमारे पास अगर आप समझ लें, यहाँ पर शार्ट में समझ लें कि जो डेट फिक्स हुई थी अपियरिंग के लिए, जो डेट फिक्स्ड की गई थी अपीयरेंस के लिए, डिफेंडेंट के लिए, उसकी बात करता है। द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट शैल अपीयर बिफोर द फैमिली कोर्ट, कि इसी डेट पर जो डेट फिक्स की गई थी अंडर सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 क्लास ए के तहत, ठीक है, उस सेक्शन के तहत अब जो डेट फिक्स की गई थी, अब उसको बाउंड कर रहा है सेक्शन 9 हमारे पास सब सेक्शन 1 बाउंड करके ये कह रहा है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इस तारीख पर जरूर आए, जरूर पेश हों, जरूर अपीयर हों। शल इस्तेमाल हुआ है दोनों के लिए, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के लिए। मगर अब हमारे पास यहाँ पर कोर्ट्स में क्या होता है कि प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया, फिर प्लेंटिफ चाहे हमारे पास हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो। फॉर एग्जाम्पल वाइफ ने सूट फाइल कर दिया, ठीक है, वो फिर सूट फाइल करने के बाद नहीं आती, ठीक है, तब तक नहीं आती जब तक ये रिटन स्टेटमेंट नहीं दे देता। और कोर्ट भी यही कहती है, कोर्ट भी हमारे पास यहाँ पर वही प्रोसीजर चलता है। कोर्ट कहती है कि डिफेंडेंट आ जाए, डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट आ जाए उसके बाद, ठीक है। तो फिर इसका मतलब कि यहाँ पर एक प्रोविजंस मौजूद है कि आना ज़रूर है। आ रही बात समझ में कि ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, कि जो एक बराबरी के लिए कोर्ट के पास आता है, ठीक है, तो उनको भी बराबरी के असूल जो है वो हमारे पास आने चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड द डिफेंडेंट शैल फाइल हिज रिटन स्टेटमेंट, और डिफेंडेंट जो है अपनी क्या देगा, उस डेट पर रिटेन स्टेटमेंट देगा। मतलब इसको शॉर्ट में हम WS भी कहते हैं, रिटेन स्टेटमेंट। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर WS क्या होता है, तो फिर हम शॉर्ट में रिटेन स्टेटमेंट को WS से कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। शैल फाइल, यहाँ पर वर्ड है शैल फाइल रिटेन स्टेटमेंट, कि डिफेंडेंट अपीयर होने के बाद उसको अपनी रिटेन स्टेटमेंट जमा करवानी है। इन किन सूरतों में जो है वो ज़रूरी है? अगर यहाँ पर डिफेंडेंट चाहता है कि मैं अभी जो है मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मेरी जो है प्रिपरेशन नहीं है, या फिर मुझे वकील करने का टाइम दिया जाए, या फिर मैं खुद करूँगा मगर मुझे कुछ टाइम दिया जाए, ठीक है, तो फिर कोर्ट टाइम भी ग्रांट कर सकती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसी डेट पर ही ये रिटन स्टेटमेंट फाइल करें। यहाँ तक बात की, यहाँ पर वो मेंशन नहीं कि वो उसको टाइम दिया जा सकता है, मगर यहाँ पर शल इस्तेमाल हुआ है कि जिस दिन वो अपीयर हो उस दिन वो अपना जवाब दाखिल करे। एंड अटैच देयर विथ अ लिस्ट ऑफ हिज विटनेसेस अलोंग विथ अ प्रीसी ऑफ द एविडेंस दैट ईच विटनेस इज एक्सपेक्टेड टू गिव। अब यहाँ पर क्या बात की गई है? जो बात मैंने आपको अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के तहत जो आपको पढ़ाया था कि समरी ऑफ ब्रीफ समरी ऑफ विटनेसेस एविडेंस, बेटा नजर आ रहा है आपको? साफ नजर आ रहा है?
ठीक है, कि हमने पढ़ा था कि जो प्लेंटिफ अपना सूट जो फाइल करेगा ना, उसके साथ, उस प्लेंट के साथ एक ब्रीफ समरी देगा। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक सूट्स होते हैं ये ऐसे, जिनके साथ प्लेंट तो जमा की जाती है कि प्लेंटिफ को क्या ग्रीवेंस है, प्लेंटिफ कोर्ट से क्या चाहता है, मगर उसके साथ जो लिस्ट ऑफ विटनेस देगा उसके साथ साथ उस विटनेस की एविडेंस भी पेश करेगा, प्रिसाइज छोटी सी समरी भी पेश करनी है फैमिली कोर्ट के अंदर कि वो क्या गवाही देंगे। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है कि वो क्या गवाही देंगे इस कोर्ट को, ठीक है, वो उनसे क्या उम्मीद की जाती है, किस टाइप की गवाही की उम्मीद की जा सकती है, वो हमने पढ़ा था। हमारे पास सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के अंदर के प्लेंटिफ अपनी प्लेंट में जमा करेगा। ठीक है, कौन करेगा? प्लेंटिफ किसमें? अपने प्लेंट में, जो इन्होंने प्लेंट प्रेजेंट की है कोर्ट के अंदर। ये हमारी बेयर रीडिंग चल रही है, आपको जहन में होना चाहिए, हम डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ मैं बेयर रीडिंग आपको जिच करवा रहा हूँ आपके जहनों में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर ये पढ़ा था हमने। अब यहाँ पर सब सेक्शन 1 क्या बात करता है? 9 का, 9 का सब सेक्शन 1 बात करता है, ये तो बात आपको क्लियर हो गई। अब ये बात करता है सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 के डिफेंडेंट जो अपने WS जो फाइल करेगा डिफेंडेंट, ठीक है, कौन करेगा? WS जो डिफेंडेंट अपनी फाइल करेगा उसके साथ अलोंग विथ क्या पेश करेगा? अलोंग विथ लिस्ट ऑफ हिज विटनेसेस, अपने गवाहों की लिस्ट पेश करेगा, लिस्ट ऑफ हिज विटनेसेस, और उसकी जो है पिरसी जमा करेगा। पिरसी, ये पिरसी क्या कहते हैं? नहीं बाबा ले लो, उठाओ यहां से। ठीक है, पिरसी जमा करेगा। कौन करेगा जमा? डिफेंडेंट जमा करेगा अपने WS के साथ। एक तो अपना जवाब दाखिल होगा WS, मगर WS के साथ एक छोटी सी पिरसी होगी कि उसके गवाह क्या गवाही देंगे। आ रही बात समझ में? विटनेसेस इज एक्सपेक्टेड टू गिव, कि उसे क्या कौन सी उम्मीद की जा सकती है कि कौन सी वो गवाही दे सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सपेक्टेड, ठीक है, कि ये गवाही दे सकते हैं। ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 और क्लास 1A, यहाँ पर है 1A। थोड़ी अमेंडमेंट आई है यहाँ पर। अमेंडमेंट कब आई है हमारी? ये अमेंडमेंट 2002 के अंदर आई है, 2002 के अंदर आई है। इसको देख लेते हैं दोनों को। अ डिफेंडेंट हस्बैंड में, यहाँ पर बात की जा रही है हस्बैंड की। ए के अंदर किसकी बात की जा रही है? हस्बैंड की। ठीक है, और सेक्शन 9 सब सेक्शन 1B के अंदर किसकी बात की जाएगी? वाइफ की बात की जाएगी। आइए हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। अ डिफेंडेंट हस्बैंड में वेयर नो अर्लियर सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज पेंडिंग, कि जब प्लेंटिफ ने, वाइफ ने सूट दाखिल कर लिया अपना मेंटेनेंस का, हर चीज़ का, रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज या कुछ भी, तो उसके साथ हस्बैंड जो है ना, जो अपना WS जमा करेगा सब सेक्शन 1 के तहत, उसके साथ अमेंडमेंट आ गई है कि हस्बैंड अपना कॉन्जुगल राइट्स जो है वो क्लेम कर सकता है कि जी ये आप मेरी वाइफ हैं, आए मेरे साथ रहें। ठीक है, जो भी इस दवाजी ज़िंदगी के जो भी फ़राइज़ हैं वो अंजाम दें, मैं आपको मेंटेन करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका हर तरह ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ, जो है आए आप मेरे साथ रहें। ये होता है कॉन्जुगल राइट्स। जब एक वाइफ जो है रूठ कर चली जाए और केस फाइल कर दे, खुला जो है कोर्ट से मांगे, ठीक है, कि मुझे खुला ग्रांट किया जाए, या फिर मुझे मेंटेनेंस दी जाए, या फिर मेरा डावरी आर्टिकल्स वापस दिए जाएं, तो फिर हस्बैंड उससे कॉन्जुगल राइट्स क्लेम कर सकता है। ठीक है, और हस्बैंड को, अगर हस्बैंड पहले ये ऐसा केस फाइल नहीं करता कॉन्जुगल राइट्स का, तो फिर जो इसकी वाइफ ने जो
हमारे पास सूट फाइल किया है ना, जो सूट फाइल किया उसी के अंदर जो डब्ल्यूएस पेश करेगा उसी के अंदर वो प्रेयर में कंजुगल राइट्स क्लेम कर सकता है, और वो एक सूट हमारे पास जो है वो ट्रीट होगा। इसके लिए एक अलग से हमारे पास सूट फाइल नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। क्लेम फॉर अ conjugal rights is pending. Claim for a decree of restitution of conjugal rights and his written statement to a suit for dissolution of marriage or maintenance, which shall be deemed as a plaint and no separate suit shall lie for it. आ गई बात क्लियर यहाँ पर कि ये WS के अंदर ही अपना क्लेम कर सकता है conjugal राइट्स का, इसके अलावा ये सूट अलग से फाइल नहीं कर सकता है। और ये जो है ना, इसका कंजुगल राइट्स का जो है एक हमारे पास एक एज अ प्लेंट समझा जाएगा, कोर्ट इसको एज अ प्लेंट समझेगी डब्ल्यूएस के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। जब इसकी डिग्री होगी, जब भी इसकी जजमेंट आएगी, तो इसके अंदर इसकी वाज़े तरह लिखा जाएगा कि ये इसका खुला जो है इसकी ग्रांट की गई है और इसके कंजुगल राइट्स जो है वो डिक्लाइंस किए गए हैं, ठीक है, या फिर डिसमिस किए गए हैं किसी भी ग्राउंड पर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 1B देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 9 1B वाइफ की बात करता है कि वाइफ क्या, इफ हस्बैंड फाइल्ड सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। देख ले, जो वाइफ हस्बैंड कब हमारे पास वाइफ जो है वो डिफेंडेंट कब बनती है, यहाँ पर हस्बैंड डिफेंडेंट था, ठीक है, किसके अंदर, अंडर सेक्शन 1A, और अंडर सबसेक्शन 1B के तहत वाइफ क्या है, डिफेंडेंट है। अब इन सूरत में वाइफ जो डिफेंडेंट है तो क्या जो है इस पर फ्राइज होंगे, आइए देख लेते हैं। अगर हस्बैंड ने पहले सूट फाइल कर लिया है कंजुगल राइट्स का, वाइफ ने तो कोई सूट फाइल नहीं किया, ना डिसोल्यूशन का, ना मेंटेनेंस का, ना ही डावरी आर्टिकल्स क्लेम का, कुछ भी फाइल नहीं किया वाइफ ने। हस्बैंड पहले चला जाता है कि जो है इसकी वाइफ जो है ना वो रूट कर अपने जो है पेरेंट्स के पास चली गई है। अब हस्बैंड चाहता है कि उसकी घरवाली वापस आ जाए, तो फिर ये सूट जो फाइल करेगा उसको कहते हैं कंजुगल राइट्स। अगर इसने फाइल कर लिया है, ठीक है, तो अब वाइफ क्या करेगी, अ डिफेंडेंट वाइफ in the written statement to a suit for restitution of conjugal rights, कि जो conjugal rights है ना, जो हमारे पास रेस्टिट्यूट करने के लिए जो हस्बैंड ने सूट फाइल किया उसके अंदर जो वाइफ हमारे पास जो डिफेंडेंट है वाइफ, वो अपनी WS जमा करवाएगी, ठीक है। मेक क्लेम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग खुला विच शैल बी डीम्ड एज अ प्लेंट एंड नो सेपरेट सूट शैल लाई फॉर इट, कि जो ये WS जो जमा करेंगे इसी के साथ ये जो वाइफ WS जमा करेगी इन्हीं के साथ ये डिसोल्यूशन क्लेम कर सकती है बाय वे ऑफ खुला, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है कि ये कोर्ट से हमारे पास खुला मांग सकती है, ठीक है, खुला मांग सकती है कि मेरी मैरिज जो है वो डिसॉल्व की जाए। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और इसकी जो क्लेम है WS के अंदर खुला की, इसको डीम्ड टू बी प्लेंट, इसको एक प्लेंट समझा जाएगा। एक इसके लिए अब एक अलग से सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा, ठीक है। जब वाइफ आ जाती है और अपने WS जमा कर लेती है तो फिर इसी के अंदर ही वो खुला ग्रांट कर सकती है, इसके अलावा ये अलग सेपरेट सूट लाए नहीं होगा। सिंपल है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक बात जो है ना आपको बिल्कुल जिच करवा दूँ आपके जहन में। अब इसके अंदर एक प्रोविजन मौजूद है, नंबर हमारे पास 9 सबसेक्शन 1B के अंदर क्या प्रोविजो मौजूद है, प्रोविजो ये मौजूद है कि provided that the proviso 2 subsection 4 of section 10 shall apply where the decree for dissolution of marriage is to be passed on the ground of खुला, कि जब कि इसकी कंप्लायंस इसकी अगर सेक्शंस जब कंजुगल राइट्स के लिए हस्बैंड सूट फाइल करता हो उसके अंदर वाइफ 9 सबसेक्शन 1B के तहत अपना WS देती हो, अपना खुला क्लेम करती है, ठीक है, और इसका खुला ग्रांट किया जाता है, तो फिर 10(4) अंडर सेक्शन
10 सबसेक्शन 4, इसको बोलते हैं 10(4), ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? 10(4). 10(4) की कंप्लाइंस को जो है वो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, उसको भी जो है नज़र में रखा जाएगा। 10(4) की कंप्लाइंस ज़रूरी है, कंप्रोमाइज़ की, ठीक है, रिकन्सिलिएशन की, कि कोर्ट जो है वो रिकन्सिलिएशन की कोशिश करेंगे खुला से पहले। और अगर रिकन्सिलिएशन नहीं होती है तो फिर ये होते हैं हमारे पास 10(4) होती है प्री ट्रायल। जब प्री ट्रायल कोर्ट जो है खुला से पहले भी कहती है और खुला के बाद भी अदालत जो है ना वो कोशिश करती है कि ये बन जाए तो बेहतर है, इनके दरमियान खुला ना हो, इनकी तलाक ना हो तो बेहतर है, क्योंकि एक जो है ना घर ना एक हमारे पास जो घर है वो बच जाए, एक फैमिली जो है वो हमारे पास बच जाए। तो कोर्ट खुला ग्रांट के बाद भी पार्टी को कहती है कि अगर आप बन जाएं तो अदालत अपना आर्डर रिकॉल करेगी, मतलब जो खुला ग्रांट की है ना उसको रिकॉल कर लेंगे आप अगर बन जाएं तो, ठीक है। अगर नहीं बनते, कंप्रोमाइज़ फेल होता है, रिकन्सिलिएशन हमारे पास फेल हो जाती है, तो फिर क्या है? तो फिर इन ग्राउंड में ये हमारे पास सूट डिक्रीड हो जाएगा, ठीक है, सूट डिक्री हो जाएगा एज परेड। कौन सी परेड? जो इन्होंने कॉन्जुगल राइट्स के अंदर WS के साथ हमारे पास वाइफ ने, डिफेंडर ने खुला क्लेम की थी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद अब चले जाते हैं सबसेक्शन 2 पर, ठीक है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? सबसेक्शन 2 बात करता है where a defendant relies upon a document in his possession or power, he shall produce it or a copy thereof in the court along with the written statement। कि जो हमारे पास डिफेंडेंट जो है, मतलब यहाँ पर बात हो रही है हस्बैंड की, डिफेंडेंट जहाँ पर ही जो इस्तेमाल हुआ है ना वर्ड ही, ठीक है, ये वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, ये वर्ड यहाँ पर बी इस्तेमाल होना चाहिए था, ठीक है, क्या, ठीक है। तो फिर ही का मतलब है हस्बैंड के लिए, ठीक है, कि ये जो अपने WS जमा करेंगे, ठीक है, मगर WS जो जमा तो वाइफ भी अपनी WS जमा करेगी, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकती है। जो अपने WS जमा करेगी उसके साथ अलॉन्ग विथ डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे। क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट्स, एक सेकेंड, प्रोड्यूस अ कॉपी देयर ऑफ इन द कोर्ट अलॉन्ग विथ हिज रिटन स्टेटमेंट। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो इनकी पोजीशन में, कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो तो फिर वो पेश कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ये क्या बात करता है? ये बात करता है वेयर ही रिलाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट नॉट इन हिज पोजीशन और पावर एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज रिटन स्टेटमेंट। यहाँ पर बात की जा रही है हस्बैंड की, कि हस्बैंड जो है, अगर हस्बैंड अगर किसी और डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करता है, ठीक है, जो कि उनकी पोजीशन या फिर उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी पावर में नहीं है, तो फिर वो जो है अपनी रिटन स्टेटमेंट के जो है एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज रिटन स्टेटमेंट ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट्स इन अ लिस्ट टू बी अपेंडेड टू द रिटन स्टेटमेंट। तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स भी वो उस हमारे पास लिस्ट के साथ अपेंड कर सकता है, अटैच कर सकता है लिस्ट के अंदर, ठीक है। आ रही है, जो उनकी पोजीशन में नहीं है मगर लिस्ट में लिख सकता है, ठीक है। गिविंग रीजंस फॉर रेलिवेंसी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स टू द डिफेंस इन द रिटन स्टेटमेंट। और जो डॉक्यूमेंट्स उनकी पोजीशन में नहीं है, क्या नहीं है? उनकी पोजीशन में नहीं है, ठीक है, उसकी वो लिस्ट दे सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो इनकी लिस्ट हमारे पास है पोजीशन में नहीं है, ठीक है। मगर इसके साथ इनको रीजंस बताना होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स क्यों जो है नेसेसरी है, आपके इस केस से कनेक्टेड है, किस वजह से। आ रही बात समझ? अगर ये रीजंस देता है, ठीक है, और इसकी रीजंस गुड हैं, ठीक है, गुड काज रखते हैं इनके रीजंस, ठीक है, तो फिर कोर्ट जो है ना खुद जो है ना जिसके पास है उसको नोटिस करके वो डॉक्यूमेंट्स बुला सकती है, ठीक है। आगे बस प्रोड्यूस करवा सकती है अदालत। यहाँ तक बात क्लियर है। सब सेक्शन 1 पर चले और सब सेक्शन 4 पर चले जाते हैं।
सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ये क्या बात करता है? Copies of the written statement, list of witnesses and pieces of evidence referred to in subsection 1 and the documents referred to in subsection 2 shall be given to the plaintiff, his agent or advocate present in the court. ठीक है, कि जो भी WS दी जाएगी, ठीक है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस, कॉपीज ऑफ विटनेसेस और WS यहाँ पर बात की थी कॉपीज अगर डिफेंडेंट ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिफेंडेंट्स कौन है? एक तो हस्बैंड है खुद ए, एक उसका भाई है बी, उसका भी नाम है अंदर सूट के अंदर, एक उसका अब्बू है सी, ठीक है। तो कॉपीज इसलिए दिया गया है कि सबको एक एक कॉपी दी जाएगी, उसके साथ क्या क्या, उसके विटनेसेस की लिस्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? और उसके अलावा क्या, और जो पिरसी है, पिरसी कौन सी? जो डिफेंडेंट के विटनेस गवाही देना चाहते हैं वो पिरसी, कि क्या गवाही कोर्ट में पेश करेंगे इनके गवाह, ठीक है, वो पिरसी भी इन सब मतलब अदर साइड कॉपीज, आप समझ लें कि 9(4) में क्या आ जाता है, अदर साइड की कॉपीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। शैल बी गिवन टू द प्लेंटिफ, ये सब किसको दिया जाएगा? वो हमारे पास प्लेंटिफ को देगा। कौन देगा? डिफेंडेंट देगा। जाहिर बात है, प्लेंटिफ ने अपना सूट फाइल किया है, प्लेंट फाइल की है, प्रेजेंट की है कोर्ट के पास, तो आज जो है वो WS जमा कर रहा है। WS के साथ लिस्ट भी होगी, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ऑफ विटनेसेस होगा, उसकी पिरसी होगी जो मैंने आपको बताई है, पिरसी अंडर सबसेक्शन 1 के तहत, ठीक है, कि वो गवाही क्या पेश करेंगे उसके अलावा, ठीक है। तो फिर वो सब कॉपीज अदर साइड किसको मिलेंगी? वो प्लेंटिफ को मिलेंगी। किसको मिलेंगी? वो प्लेंटिफ को मिलेंगी। अगर प्लेंटिफ नहीं है तो प्लेंटिफ का कोई भी एजेंट हो, अथोराइज्ड एजेंट या फिर एडवोकेट, ठीक है, इसके एडवोकेट को भी दी जा सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? जो भी कोर्ट में मौजूद हो, प्रेजेंट इन द कोर्ट। अब चले जाते हैं सबसेक्शन 5 पर। सबसेक्शन 5 पर जाने से पहले आप इसको नोट कर लें, इसके बाद हम सबसेक्शन 5 पर चलते हैं, ठीक है डियर्स। इसको कहीं भी अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पहले आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लें और पढ़ लें इसको। जी डियर्स, तो आपने नोट कर लिया हमारे पास। अब चलते हैं हमारे पास सबसेक्शन 5 पर। सबसेक्शन 5 पर बात करता है, इफ़ द डिफेंडेंट फेल्स टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द फैमिली कोर्ट फॉर हिज अपीयरेंस, देन, यहाँ पर जब डिफेंडेंट से फेल हो जाता है, क्या है? डिफेंडेंट फेल्स हो जाता है अपीयर होने में, ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? एक्स पार्टी डिक्री करेगी। तो यहाँ तक बात क्लियर है? ये बात आपको समझाने सेक्शन हमारे पास सबसेक्शन 5 और 6 समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट, ठीक है, इनकी एक जजमेंट आई है 2016 में, पटिशन नंबर 4I ऑफ 2016। किसके अंदर? 2016 के अंदर, ठीक है। देख ले, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट ने दी है कि अपनी एक जजमेंट थी, कंसोलिडेटेड जजमेंट, कंसोलिडेटेड जजमेंट। अब कंसोलिडेटेड जजमेंट क्या होता है, ये आपको तब समझ में आएगा कि कंसोलिडेटेड जजमेंट क्या होती है, जब आपको ये समझ में बात आ जाए कि कंसोलिडेटेड सूट क्या होते हैं। क्या मैंने क्या बात की कि कंसोलिडेटेड सूट क्या होते हैं? जब एक सूट फाइल किया प्लेंटिफ ने, ठीक है, और डिफेंडेंट ने कोई दूसरा सूट फाइल कर दिया, ठीक है, तो फिर इन दोनों को कंसोलिडेट किया जाएगा। दोनों के अंदर थोड़ा सा काज ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, इसलिए से दोनों मेंटेनेबल है, ठीक है, मेंटेनेबल तो है,
मगर इन दोनों को जो है अलग अलग चलाने से बेहतर है इनको एक साथ सुना जाए, उसको बोलते हैं कंसोलिडेट। और उसके अंदर अगर जो जजमेंट आएगी ना उसको कहा जाएगा कंसोलिडेटेड जजमेंट। यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर एक कंसोलिडेटेड जजमेंट आई थी 2016 के अंदर, फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा था कि जिसका टाइटल था इमरान अनवर खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इनके अंदर इन्होंने कहा कि जो सबसेक्शन 5 और जो 6 है, ये जो है ना ये हमारे पास इस्लाम के इंजेक्शंस के अगेंस्ट में है। ठीक है, इनको डिक्लेयर किया गया, क्या किया गया है, इसको डिक्लेयर टू बी डिक्लेयर टू बी अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम कि ये जो सेक्शन सबसेक्शन है ना, सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6, ये इस्लाम के असूलों के खिलाफ हैं। वो कैसे कि एक डिफेंडेंट, एक हमारे पास पार्टी आती है, सूट फाइल करती है, ठीक है, और दूसरी पार्टीज को जानबूझकर जो है उसको जो है उस सूट से अनजान बना दिया जाता है। ऐसा भी होता है काफ़ी केसेस में कि प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, वाइफ ने, हस्बैंड को नोटिस जब कोर्ट से इशू है तो पोस्ट ऑफिस वाला, जब कुरियर वाला, जब टीसीएस वाला जब वहाँ पर सरजमीन जाता है नोटिस देने, तो फिर उसको जो है ना कुछ पैसे वगैरह दे के या फिर किसी और को वहाँ पर खड़ा कर दे कि जब ये नोटिस वाले आ रहे हैं आप वहाँ पर रहना, आप नोटिस रिसीव कर लेना। ठीक है, जब किसी और ने नोटिस रिसीव किया तो मालिक को कैसे पता चले। ठीक है, तो हमारे पास ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि ये जो है ना एक्स पार्टी डिक्री होती है फैमिली कोर्ट में, ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास इस्लाम के जो है बरक्स हैं, इस्लाम के खिलाफ हैं। जब ये भी अच्छी जजमेंट है कि जब क्या मालूम कि कोई जो है किसी शख्स के अगेंस्ट में आप सूट फाइल कर रहे हैं, वो जानबूझ के नहीं आ रहा, इसका क्या प्रूफ है हमारे पास। ठीक है, लोग तो वाइफ तो आकर हमारे पास एक्स पार्टी प्रूफ देगी, मतलब ओथ पर देगी, मतलब वो कसम, जब ओथ पर जब एफिडेविट होता है तो उसका मतलब होता है कि वो कसम उठाकर कह रही है। ठीक है, ठीक है, तो फिर ऐसे कसम जो है ना ये झूठे भी तो हो सकते हैं। इसलिए ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि नहीं, कसम पर एतमाद नहीं है। अगर हम कसम पर एतमाद किया जाए या फिर जो है वाइफ की बात पर एतमाद किया जाए या हस्बैंड की बात पर एतमाद किया जाए तो फिर अदालत में आने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। इसलिए जो है एक दूसरा भी एक असूल ये मुझे अच्छा लग रहा है कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो अपना जजमेंट जो सुनाई है वो इसलिए भी हो सकता है कि जब मियाँ बीवी है ना, जब कोई एक रूट कर चला जाए, ठीक है, और वो केस दाखिल कर दे और अगला जो है या तो फिर हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों में जब वो उसके सामने ही नहीं आ रहा, कोर्ट के अंदर उसको पता ही नहीं चल रहा कि मेरे अगेंस्ट में कोई केस है और उसके खिलाफ जो है वो फैसला हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये जो है इस्लाम के अगेंस्ट में आई है दोनों, सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6। मगर आइए मैं आपको फिर भी इसकी बेयर रीडिंग कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। सबसेक्शन 1(5) बात करता है, इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द फैमिली कोड फॉर हिज अपीयरेंस, देन जब डिफेंडेंट फेल हो जाता है, जब इसकी डेट फिक्स की जाती है अपीयरेंस के लिए, डेट जब फिक्स हो अपीयरेंस के लिए और डिफेंडेंट ना आए फिर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्लास ए ये बात करता है, if it is proved that the summons or notice was duly served on the defendant, the family court may proceed ex parte। ये जो है साबित कर दिया जाए, ये बात
प्रूव की जाए कि नोटिस जो है ना वो क्या हो गए, नोटिस सर्व हो गए हैं। ठीक है, क्या हो गए हैं, नोटिस सर्व हो गए हैं। अगर नोटिस सर्व जो है दिखाया जाए, साबित किया जाए हमारे पास प्लेंटिफ की तरफ से कि नोटिस सर्व हो चुके हैं, तो फिर कोर्ट जो है ना उसको ड्यूली सर्व मानेगी। क्या मानेगी, ड्यूली सर्व मानेगी। ठीक है, जब ड्यूली सर्व मान लिया कोर्ट ने, तो फिर वो एक्स पार्टी प्रोसीड करेगी। क्या करेगी, एक्स पार्टी जो है हमारे पास प्रोसीड करेगी। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगी। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी सिंपल। ठीक है डियर, इसके अंदर एक प्रोविजन दिया गया है। इसके अंदर सेक्शंस 9 सबसेक्शन 5 और क्लास ए के अंदर एक प्रोविजन मौजूद है। वो ये बात करता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द फैमिली कोर्ट हैज एडजर्न्ड द हियरिंग ऑफ द सूट एक्स पार्टी, कि शर्त यह है कि कोर्ट जो है ना ऐसे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को एंड अदर हायरिंग के लिए एडजर्न भी कर सकती है। ठीक है, एंड द डिफेंडेंट 8 आर बिफोर सच हायरिंग अपीयर्स, और डिफेंडेंट जो है वो उस तारीख पर या फिर नेक्स्ट हायरिंग पर पेश हो जाता है, एंड असाइंस गुड कॉज फॉर हिज प्रीवियस नॉन अपीयरेंस, और आके कोर्ट में गुड कॉज जमा करता है। कोर्ट में आके क्या करता है, गुड कॉज जमा कर देता है, गुड कॉज सबमिट कर देता है। गुड कॉज मतलब अच्छी खासी वजह कि वो क्यों नहीं आया पहली डेट पर इसको पेश होना था, वो क्यों नहीं आया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ही मे अपॉन सच टर्म्स एज फैमिली कोर्ट डायरेक्ट्स, तो फिर इसको जो है जैसा कि ऑनरेबल फैमिली कोर्ट हिदायत दे, जो भी टर्म्स और कंडीशन पर be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance। अगर वो उस डेट पर आ जाता है और नेक्स्ट डेट उसको मिल जाती है कि आप इस डेट पर अपीयर होना, तो फिर वो आके अपीयर होता है। ठीक है, तो फिर उसको जो है अपने जवाब में मतलब उसको आंसर में सुना भी जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। बी, अब यहाँ पर बी पर चलते हैं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्लास बी। ये क्या बात करता है, ये बात करता है इफ इट इज नॉट प्रूव्ड दैट द डिफेंडेंट वाज ड्यूली सर्व्ड एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8, जो अंडर सेक्शन 8 हमारे पास अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 के तहत जो सर्विस जो बताई गई है डिफेंडेंट के ऊपर कि आपने डिफेंडेंट पर सर्विस करवानी है, और ये साबित नहीं होता है कि डिफेंडेंट पर जो है सर्विस हुई है, मतलब नॉट प्रूव्ड, मतलब साबित नहीं हो रहा कि डिफेंडेंट पर सर्विस हो गई है, मतलब कुछ पता नहीं है क्या सर्विस हुई या नहीं हुई। इन सूरत में क्या होगा, द फैमिली कोर्ट शैल इशू फ्रेश समन्स, तो फिर फैमिली कोर्ट जो है वो फ्रेश समन्स इशू करेगी। यहाँ पर वर्ड है शल। ठीक है, सारी गेम जो है ना वो अल्फाजों की है, आपने शल वर्ड्स ज़रूर देखना है कि कोर्ट जो है ना वो दोबारा नोटिस ज़रूर इशू करेगी, फ्रेश, एंड नोटिस टू द डिफेंडेंट एंड कॉज द सेम टू बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लासेस बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 8 के अंडर सेक्शंस फ्रेश हमारे पास फ्रेश नोटिस तो इशू होंगे, मगर उसको उसी हमारे पास सेक्शन 8 अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन अंडर सेक्शन 8 जो सबसेक्शन हमारे पास 1 है, सबसेक्शन 1 है, उसके क्लास जो है बी और क्लास सी के तहत जो भी मैनर्स बताया गया है उस मैनर के तहत दोबारा से उसको नोटिस सर्व किया जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार तो हुआ था अब दूसरी बार हम ये प्रोसीडिंग करेंगे, नहीं, वही प्रोसीडिंग समझा जाएगा कि ये सूट उस दिन जो है वो दाखिल किया जा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर समझ में नहीं आती किसी बात की तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया आज, अभी सेक्शन हमारे पास सबसेक्शन 5 पूरा डिस्कस कर लिया, जो कि हमारे पास
इस्लाम के अगेंस्ट में है, अगेंस्ट टू द इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हम सब सेक्शन 6 पर। सब सेक्शन 6 क्या बात करता है? सेक्शन 9 अंडर सब सेक्शन 6 ये बात करता है, इन एनी केस इन विच अ डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट अ डिफेंडेंट अंडर दिस एक्ट, के इस कोर्ट के हमारे पास फैमिली कोड के तहत कोई एक्स पार्टी डिक्री अगर पास हो चुकी है, ठीक है, कोई भी डिक्री एक्स पार्टी डिक्री पास हो चुकी है, ठीक है, डिक्री पास हो चुकी है, ठीक है, उन सूरत में क्या होगा? और he may apply within 30 days of the service of notice under subsection 7 of the passing of the decree, कि सबसेक्शन 7 के तहत ये हमारे पास इसी सेक्शन 9 सबसेक्शन 7, सेक्शन 9 सबसेक्शन 7 बाद में पढ़ेंगे हम। सेक्शन 9 सबसेक्शन 7 के तहत जब एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है तो 7 के तहत उस एक्स पार्टी डिक्री की कॉपी और उसका नोटिस जो अदालत उस डिफेंडेंट को सेंड करेगा, ठीक है, सेंड करेगा कि आपके अगेंस्ट में ये डिक्री एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होके एक्स पार्टी डिक्री पास हुई है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो फिर जो नोटिस इनको इशू हुए हैं, ठीक है, जो नोटिस उस डिक्री उसको मिली है, फॉर एग्जांपल एक्स पार्टी डिक्री पास हुई है हमारे पास 1 जनवरी, ठीक है, तो फिर ये विदिन 30 डेज, ये 30 दिन के अंदर ये इस डिक्री को सेटिस्फाइड करवाने के लिए कोर्ट में आ सकता है। 30 दिन के लिए मतलब ये हमारे पास 1 फरवरी से पहले, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। 30 दिन हमारे पास बात की जा रही है जनवरी मंथ की, पूरे 30 दिन काउंट होंगे फिर कहाँ से भी, ठीक है, 30 दिन के अंदर उसको आके उसको डिक्री को सेटिस्फाइड कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है। टू द फैमिली कोड बाय विच द डिक्री वाज पास्ड फॉर एन ऑर्डर टू सेट इट असाइड एंड इफ ही सेटिस्फाइज द फैमिली कोड दैट ही वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, और आके कोर्ट में ये सेटिस्फाइड की हमारे पास एप्लीकेशन दे सकता है और कोर्ट को आके ये सेटिस्फाई करता है, ये कोर्ट को आके इस बात से मुतमिन करता है, सेटिस्फाई करता है कि ये क्यों नहीं आया, ठीक है, ही वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, कि इन पर कोई सर्विस नहीं हुई। ये जो है ना, जो भी बातें की गई हैं, ये जो एक्स पार्टी प्रूफ दिए, ये नोटिस करवाए, ये पब्लिकेशन करवाई, मेरे इल्म में कुछ भी नहीं है। अगर ये साबित कर जाए तो देयर ही वाज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज, या फिर इसको रोका गया था कोई सफिशिएंट कॉज, मतलब कोई जीनियन कोई वजह थी इसकी जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहा था अदालत में। कैसे? जे हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई बीमारी हो सकती है, या फिर कोई जो है ये डिफेंडेंट जो है ये आउट ऑफ कंट्री था, कहीं भी था, कोई भी वजह है ऐसी वजह, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया, सफिशिएंट काज अगर वो दे देता है। फ्रॉम अपियरिंग व्हेन द सूट वाज हर्ड और कॉल्ड फॉर हेयरिंग, कि जब ये केस सुना गया, जब ये केस जो है इसकी हेयरिंग की गई, ठीक है, जब पेश होना था उस वक्त, द फैमिली कोर्ट शल आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द प्लेंटिफ, तो फिर फैमिली कोर्ट अब क्या करेगी? सेक्शन 6 के तहत, सब सेक्शन 6 के तहत जब आ जाता है डिफेंडेंट सेटिस्फाइड करने के लिए, तो फिर ये प्लेंटिफ को नोटिस करेगी अदालत, जिसके फेवर में, मतलब डिक्री होल्डर को, किसको करेगी? डिक्री होल्डर को। और जो डिफेंडेंट आया सेटिस्फाइड करने के लिए वो क्या है? वो यहाँ पर हमारे पास जजमेंट डेटर है, जजमेंट डेटर है, मतलब जेडी है, ये डीएच है, डिक्री होल्डर है। सिंपल है थोड़ा सा, पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। एंड ऑन सच टर्म्स इज टू कास्ट इज इट डीम्स फिट, और अदालत चाहे तो इस डिफेंडेंट पर कास्ट भी लगा सकती है कि ठीक है, हम आपको
वो मौका देते हैं आपको सुना जाएगा, मगर आप ये जुर्माना भर ले 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जितना अदालत चाहे। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि कितना अदालत जो है वो जुर्माना कर सकती है, कितना जुर्माना लगा सकती है डिफेंडेंट के ऊपर। मेक एन ऑर्डर फॉर सेटिंग असाइड द डिक्री एज अगेंस्ट हिम एंड शैल अपॉइंट डे फॉर प्रोसीडिंग विद सूट। और अदालत चाहे तो इस जो है डिक्री को सेट असाइड कर सकती है, इसके अगेंस्ट में सेट असाइड कर सकती है जो डिक्री इसके अगेंस्ट में पास हुई थी। ठीक है, और कोई डे फिक्स किया जा सकता है हेयरिंग के लिए। ठीक है, हमारे पास डे फिक्स करेगी, जब डिक्री सेटिस्फाइड होगी तो अदालत डे फिक्स करेगी। ठीक है, सूट की प्रोसीडिंग्स के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। इसका भी एक प्रोविजो है हमारे पास, सबसेक्शन 6 का भी एक प्रोविजो है। वो क्या बात करता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। प्रोवाइडेड दैट where the decree is of such a nature that it cannot be set aside is against such defendant only, it may be set aside against all or any of the other defendants also। ठीक है, जब शर्त ये है कि अगर कोई ऐसी डिक्री है जो कि किसी ऐसे एक डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में सेट असाइड नहीं की जा सकती, मतलब किसी ऐसे डिफेंडेंट के अगेंस्ट में वो सेट असाइड हमारे पास सेट असाइड नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल डिफेंडेंट कितने हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए हस्बैंड था, बी हस्बैंड का भाई था, सी हस्बैंड का हमारे पास फादर था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइफ ने क्लेम किया था हमारे पास सूट फॉर डिसोल्यूशन बाय वे ऑफ खुला, मेंटेनेंस एंड डावरी आर्टिकल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल खुला जो है, फॉर एग्जाम्पल अदालत की थी नहीं, खुला जो है आपके अगेंस्ट में सेट असाइड नहीं होगी, क्योंकि खुला तो होना ही है। जब वाइफ कह रही है मुझे नहीं रहना इनके साथ, ठीक है, तो आपके अगेंस्ट में नहीं हो सकती, बाकी इनके अगेंस्ट में सेट असाइड हो सकती है कि ठीक है एक के पास डावरी आर्टिकल्स हैं और एक से मेंटेनेंस क्लेम की गई है। ठीक है, एक भाई से और इसके अबू से, तो फिर इस ये आ सकते हैं कि आपको मौका दिया जा सकता है कि आए आपको हम सुन लेते हैं कि आप कितनी मेंटेनेंस दे सकते हैं या फिर कितनी डावरी आर्टिकल्स आप हम दे सकते हैं, आपको सुना जाएगा। ठीक है, या फिर सबको जो है सुना जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद चले जाते हैं सब सेक्शन हमारे पास 7 पर। सब सेक्शन 7 थोड़ा सा मैं आपको यहीं बता देता हूँ, काफ़ी ये लेक्चर्स लंबा हो गया है। सब सेक्शन 9 का सब सेक्शन 7 ये क्या बात करता है, ये बात करता है द नोटिस ऑफ पासिंग ऑफ एक्स पार्टी डिक्री रिफर टू इन सबसेक्शन 6 शैल बी सेंट टू द हमारे पास डिफेंडेंट बाय द फैमिली कोर्ट टुगेदर विथ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डिक्री विद इन 3 days ऑफ द पासिंग ऑफ द डिक्री थ्रू प्रोसेस सर्वर और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और थ्रू courier service or any other mode or manner as it may deem fit। कि जो एक्स पार्टी डिक्री जो पास हुई है ना, एक्स पार्टी डिक्री पास होने के 3 दिन बाद, 3 दिन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर बात की गई है विद इन 3 days, उस अदालत को उस डिफेंडेंट को उसकी एड्रेस पर ये डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी सेंड करनी है। ये एक प्रोविजंस मौजूद है यहाँ पर एक फैमिली कोर्ट के अंदर, पर यहाँ पर ऐसी प्रोसीडिंग्स नहीं होती है। बड़ी अफसोस की बात है कि अदालत में ऐसी प्रोसीडिंग्स को काफ़ी ऐसी हमारे पास खूबसूरत प्रोसीडिंग्स हैं जो कि अदालत को पावर्स दिए गए हैं, मगर वो अदालत अपने पावर्स एक्सरसाइज नहीं करती। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है बड़ी अहमियत रखती हैं, मगर इसको नज़रअंदाज किया जाता है। ठीक है, कि वो सर्विस जो है किया जाएगा और उसमें एडी लगाया जाएगा। एक्नॉलेजमेंट ड्यू जो है ना वो लगाना ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं हम पोस्ट एडी। फॉर एग्जांपल कोई अर्जुन, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं हम, कोई लड़की है यहाँ पर, ठीक है, अनुषा, अपने फादर कौन है, अर्जुन, अर्जुन को एक लेटर लिखती हैं यूनिवर्सिटी में बैठकर। अनुषा लंदन में पढ़ती हैं, ठीक है, एक हमारे पास लेटर यहाँ से सेंड कर दिए हैं अपने फादर अर्जुन को कि मुझे जो है पैसे सेंड किए जाएं, मैं यहाँ पर लंदन में पढ़ रही हूँ, मेरे पास पैसे कम हो चुके हैं, मुझे पैसे भेज दें, या फिर कोई हमारे पास
हाल अहवाल का लेटर भी सेंड कर सकती है कि मैं खैरियत से हूँ, आप क्या हाल है, मतलब खत वगैरह भी भेज सकती है अपने फादर को। जब ये अपने फादर को खत भेजती हैं तो इसके साथ एडी लगती है। एडी का फुल फॉर्म है एक्नॉलेजमेंट ड्यू। ये क्या है, लेटर तो आपने सेंड किया यहाँ से अनुषा ने, किसको, अर्जुन को, ठीक है। लेटर के साथ एक एडी की टिकली जाएगी, एक लेटर जाएगा एडी का, ठीक है। ये एडी जो है लेटर के साथ साथ जाएगा, ठीक है। अर्जुन ने लेटर रिसीव किया और इस एडी पर अपना साइन करेगा, ठीक है। ये अर्जुन ने साइन कर दिया और ये जो मैंने साइन किया है ना, ये वापस जाएगा अपनी बेटी को कि आपके अबू ने जो है वो रिसीव कर ली, ये इनका प्रूफ है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। जो अदालत बेहतर मैनर समझे, जो भी मूड बेहतर हो, इस तरीके से वो जो है सर्विस करा सकती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब चले जाते हैं सब सेक्शन 8 पर। सेक्शन 9 का सब सेक्शन 8 ये क्या बात करता है, ये बात करता है सर्विस ऑफ नोटिस एंड इट्स अकॉम्पनीमेंट in the manner provided in subsection 7 shall be deemed to be due service of the notice and decree on the defendant। कि जो नोटिस सेंड किया गया है अंडर सबसेक्शन 7, सेक्शन 9 की बात हो रही है, तो अंडर सबसेक्शन 7 के अंदर जो नोटिस सेंड किए गए हैं ना, ठीक है, उसको ड्यूली सर्व माना जाएगा। अंडर सबसेक्शन 8 के तहत क्या माना जाएगा, ड्यूली सर्व माना जाएगा। एंड डिक्री ऑन द ड्यू सर्विस ऑफ द नोटिस एंड डिक्री ऑन द डिफेंडेंट के मतलब वो डिक्री जो है वो डिफेंडेंट को मिल चुकी है, ठीक।